आपके कॉपर में रखा हुआ पानी किन बैक्टीरिया को सफलतापूर्वक मारता है और किन पर यह काम नहीं करता है, आज की वीडियो में ये सारा डिटेल बताने जा रही हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी पता चले, वो भी एक आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि छोटी मोटी समस्याओं का ट्रीटमेंट आपका जो हेल्दी टिप्स के द्वारा हो सके वो कर दिया जाए। और जहाँ समस्या गंभीर होती है और लगता है कि नहीं हेल्दी टिप से कुछ नहीं होगा, फिर वहाँ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। उसके लिए दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले ही आपको सूचित कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरीके के कंटेंट पसंद आते हो, हंसी मजाक के, नाच गाने के पसंद आते हो तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप इसको लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरी कंप्लीट जानकारी मिले। अब बात हो रही है कॉपर की। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैम्फर में, ग्लास में, जग में, लोटे में किस में पानी पीना सही है और क्यों सही है। फिर मैंने बनाया था कि ये बैक्टीरिया को किल करता है और इसके साथ और क्या क्या करता है। तो इस तरीके से पूरी सीरीज में बना रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बैक्टीरिया तांबे का पानी मार सकता है और कौन से वायरसेस और बैक्टीरिया पर यह काम नहीं करता। तो इसके लिए एक रिसर्च हुई। अब वो रिसर्च हुई 6 बैक्टीरिया के ऊपर। ये वो बैक्टीरिया हैं जो पानी में ज़्यादा पनपते हैं। अब देखिए बारिश के टाइम में कौन सी बीमारियां आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगी। एक तो होगा डायरिया, उसी से मिलता जुलता है कॉलेरा भी होता है, और होगा टाइफॉइड। और बाकी मच्छर काट ले तो मच्छर के काटने जो होती है वो अलग है, लेकिन मैं पानी की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ तांबे के पानी के बारे में बात हो रही है कि क्या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है इसके पास, तो वो कितना तेज और किन किन पर कारगर है और कैसे है। तो एक रिसर्च हुई जिसमें 6 बैक्टीरिया को लिया गया। ये बैक्टीरिया कौन कौन से थे। एक था विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा पैदा करता, उल्टी और दस्त साथ साथ होते। इसके अलावा दूसरा था शिगेला, ये भी डायरिया से ही रिलेटेड है। इसके अलावा ई कोलाई की 2 स्पीसीज, एक आया आपका इश्चेरेशिया का एंटेरोटॉक्सिक ई कोलाई और एक एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई, और एक स्पीसीज आई आपके टाइफॉइड वाले की साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। तो ये 6 बैक्टीरिया एक ग्राउंड से कलेक्ट किए, ऐसी जगह से कलेक्ट किए गए जहां गंदा पानी था और संभावना थी कि यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं तो यहाँ ये बैक्टीरिया मिलना चाहिए। तो उस जगह से लिया जहाँ के ग्राउंड का जो पीएच था वो 7.83 था। ये पीएच क्या होता है, हर एक तरल का अपना स्वभाव होता है, खट्टा होगा या खारा होगा या सादा होगा। तो केमिस्ट्री की भाषा में इसको पीएच कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कह लीजिए सिंपल भाषा में। तो जिसके पास जितना पावर होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो उसका नेचर है वो चेंज होता रहता है। तो इसी को हम पीएच बोलते हैं। तो कुछ एसिडिक होती हैं चीज़ें, कुछ होती हैं आपकी एल्कलाइन। तो 7 को न्यूट्रल माना गया है, तो 7 से कम होते जाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा और 7 के ज़्यादा होते जाएंगे तो एल्कलाइन हो जाएगा। हमारा जो शरीर है, इसका जो ब्लड है वो स्लाइटली एल्कलाइन है। तो कोशिश ये होती है कि अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको अपना पीएच भी नॉर्मल की तरफ लेके आना चाहिए। तो बाय द वे ये मैं जो बताना चाह रही हूँ उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो 7.83 मीडियम का वो बैक्टीरिया ले लिया गया, और ये बैक्टीरिया जो था इसमें 500 CFU पर ml का पूरा वो लिया था। CFU का मतलब हुआ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी फॉर्मिंग का मतलब हो गया कि इतने में कितनी कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं बैक्टीरिया की, मतलब इतने लेबर हैं तो इतने लेबर कितने कॉलोनी बना लेंगे, ऐसे समझिए बैक्टीरिया की भी कॉलोनीज होती। तो ये 6 को ले लिया गया और 16 घंटे तक इनको रखा गया अच्छे से। कहाँ, एक कॉपर वाली ग्लास में और एक कांच की ग्लास में। ये 6 के 6 बैक्टीरिया कॉपर की ग्लास में 16 घंटे के लिए रखे गए और कॉपर की जगह कांच की ग्लास में भी 16 घंटे के लिए रखे गए। अब इनमें क्या चेंजेस आए 16 घंटे के बाद। 16 घंटे के बाद देखा गया ये जितने 6 के 6 बैक्टीरिया थे, चाहे वो विब्रियो कॉलेरी रहा हो, चाहे वो शिगेला रहा हो, चाहे वो ई कोलाई की दोनों स्पीसीज रही हो, चाहे वो टाइफी पैराटाइफी रहे हों, जो कॉपर वाले वेसल में रखे गए थे उनमें बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं हुई, जीरो हुई। जबकि जो ग्लास में रखे गए थे उनमें से कुछ ज़्यादा हो गए थे, कुछ कम हो गए थे, कुछ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे
जो आपका कॉलेरी था, कॉलेरी वाले जब शुरू में लिए गए थे तो उनकी संख्या थी 506। तो 506 वाले कॉपर में तो मर ही गए, उसमें तो दिखे ही नहीं। लेकिन कांच वाली में ये 506 की जगह 513 हो गए, यानी इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, मल्टीप्लाई हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कांच के ग्लास में अगर आप पानी रखेंगे तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लास्ट में बताऊंगी इसका क्या मीनिंग हुआ, पहले सुनिए। दूसरा हुआ शिगेला। शिगेला थे 533, जब इनको लिया गया था उनकी संख्या 533 CFU था, इतने कॉलोनी बनाने वाली यूनिट इनमें थी। ये 330 हो गए। और जो आपका ई कोलाई था, कौन सा? एंटेरोटॉक्सिक वाला, वो मिले थे 513, 513, ये 866 हो गए, इतने बढ़ गए। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज है। एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई, उसकी संख्या 506 थी, वो हो गई 600, ये भी बढ़ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरिया वाले बैक्टीरिया हैं वो तेजी से फैलते हैं। अब ग्लास में कैसे फैले उसको भी बताती हूँ। इसके बाद आपका जो साल्मोनेला टाइफी था वो था 170, तो 170 का हो गया 109। और जो लास्ट वाला था साल्मोनेला पैराटाइफी, ये था 453, और इसका हो गया 361। तो कोई बढ़ा कोई घटा, इस तरीके का रेशियो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि कांच की ग्लास में रखे हुए पानी में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। इसका मतलब इतना ही हुआ कि शायद इन बैक्टीरिया का जीवन काल उस समय उतना ही रहा हो, तो वो अपना मर गए, जिनका ज्यादा तो मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ गए। तो कांच की ग्लास एक तरीके से न्यूट्रल रहा, उसने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। जबकि कॉपर वाले में क्या किया? कॉपर वाले में नो ग्रोथ का पूरा लिस्ट आ गया, जिससे सिद्ध होता है कि जो कॉपर का पानी है ये हमारे बैक्टीरिया को 100% मारता है। ऐसे रिसर्चेस होती हैं। तो किसको किसको मारेगा? कॉलेरा से बचाएगा, डायरिया से बचाएगा, टाइफॉइड से बचाएगा, और यही सारी बीमारियां इस बारिश के मौसम में होती हैं। तो देखिए हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, कितने भयंकर, कि पानी ही हमारे पास कंटामिनेटेड वाला था। नदियों का ही तो पानी था ना, खुला हुआ पानी था, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए कुछ भी हो। तालाब था, नदी था, झरने थे, यही थे। गांव के आसपास झरने वगैरह कम, नदियां ज्यादा थी, जिसमें फ्लोइंग वाटर नहीं था, इन्फेक्शन के चांसेस थे। तो उसके लिए इन्होंने तांबे के पानी की व्यवस्था कर दी कि तांबे के पानी में रात में रख के सुबह पी लो, काम खत्म, मर जाएंगे। पूरे वेसल बना ली। तो ये इतना मुझे पसंद आया जब मैं रिसर्च का पढ़ रही थी, मुझे लगा ये आप लोगों को बताना चाहिए। और आगे की वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि तांबे का पानी किनको नहीं पीना चाहिए। सब के लिए नहीं है, और हर मंथ में भी नहीं है। जिस समय ज़रूरत हो जिस मेडिसिन की, उसको उसी पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि बुखार की अगर आपको मेडिसिन दी गई कि आप ये बुखार की मेडिसिन 3 दिन ले लीजिए, तो आप उसको 1 साल थोड़ी लेंगे या सालों साल थोड़ी लेंगे। तो इसलिए तांबे का पानी पीजिए, ज़रूर पीजिए, लेकिन इसको सही तरीके से, सही समय सीमा के हिसाब से और सही मात्रा में अगर आप पिए तो ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है। और अगर आपने इसको गलत तरीके से, गलत मात्रा में पिया तो ये आपके लिए टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, जो मैंने पीछे के कुछ वीडियोस में बताया है। तो आप पीछे की भी वीडियो देख सकते हैं, और ऐसी ही और भी वीडियो पाने के लिए आप फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और हमें जुड़ने का आपस में कनेक्शन एक पैदा हो, पता चले कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिलता चले। क्योंकि ये चैनल मेरा छोटा चैनल है, अभी अभी जस्ट बना है। तो जैसा आप हमें बताते जाएंगे वैसा वैसा हमें भी आइडिया लगता रहेगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, और क्या पैटर्न होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी फायदा हो जाएगा और हमें अच्छा लगेगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। थैंक यू सो मच।